था संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर पांडे, डीन, यहाँ के अन्य सभी प्राचार्यगण, यहाँ के विद्यार्थीगण और अन्य अतिथिगण। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए आया था संस्कृत दिवस समारोह के उसके उसमें भाग लेने के लिए, और साथ में हर घर तिरंगा उसको शुरुआत करने के लिए। लेकिन आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन, जो भगवान रुद्र का स्वयं दिन है, जिसको प्रदोष भी कहते हैं, आज के दिन मंगलवार के दिन मेरा खुद का व्रत होता है और मैं हर सोमवार को भी व्रत करता हूँ पूरे श्रावण मास में। तो कल भी मेरा व्रत था, आज भी मेरा व्रत। तो आज आप सबने यहाँ पर इतना सारा पूजन अर्चन और उसके बाद रुद्राभिषेक, भगवान रुद्र का स्वतः अभिषेक आपने यहाँ किया, उसके लिए मैं आप सबका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आकर के मैं सबसे पहले पांडे से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई और बड़ा हॉल तो नहीं है, जिससे कि आपने मुझे बताया कि यहाँ पे करीब 400 बच्चे हैं। और मैंने सोचा कि उन 400 बच्चों से आज मेरी मुलाकात होगी। मेरे मन में भाव था कि मैं जब यहाँ आऊंगा तो मेरे उन 400 बच्चों से बाहर से एक साथ मुलाकात होगी। उन सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगा, उन सारे 400 बच्चों को, जो कि हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की विधा को, हमारे देश के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े हुए हैं। आपने यहाँ पर एक छोटे कमरे में यहाँ पे रखा, जिसमें कि ताकि मैं बैठ सकता हूँ। मुझे बैठने की तकलीफ नहीं थी। अगर आप मुझे जमीन पर भी बैठाते जहाँ, तो मैं जमीन पे बैठ करके पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे में ऐसे ही आपके साथ काम करता। इनफैक्ट जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, विकास विद्यालय रांची, वहाँ पे हम लोग जमीन पर बैठकर ही भोजन किया करते थे और बाकायदे पूरे मंत्रोच्चार के साथ, पूरे वैदिक सनातन धर्मी संस्कृति के साथ वैसे हम भोजन प्रारंभ किया करते थे, और उसमें बड़ा अलग आनंद होता था। ये तो आज की प्रथा है, गांव में तो वैसे करते करते हमारे स्कूल में भी व्यवस्था थी, जबकि पूरी इंग्लिश मीडियम का स्कूल था। सारी पढ़ाई हमारी अंग्रेजी होती थी, लेकिन संस्कृति हमारी पूरी तरह सनातन थी। हर चीज का हम लोग वैसे पालन किया करते थे और उसमें हमें गर्व है, क्योंकि सनातन हम सबका, जो इतने कोई भी संस्कृति जो है, कोई भी सभ्यता जो है, वो 1000 साल, 2000, 3000, 3000 साल पुरानी, हमारी तो अनादि काल से, हमारे वेद 8000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने, ऐसे हमारी संभावना होती है। इतने पुराने, जब हम जानते नहीं थे तब लोग हमारे ऐसी चीज लिखा करते थे जिसका आज हम समझने उसको भाष्य कर पाते। इतना सारा ज्ञान का भंडार इस देश में था, लेकिन एक समय काल के साथ हम उस ज्ञान भंडार को भूल गए। आप जिस किसी विषय को ले लें, चाहे आप संस्कृत का ज्ञान, उसमें क्या नहीं है, ज्ञान है, विज्ञान है, नक्षत्र ज्ञान है, आपका विज्ञान के विविध पहलू जितने सारे, कृषि विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, सब कुछ है वहां। और सबसे बड़ी चीज गणित, वैदिक गणित, इतनी सारी सब कुछ, इतनी सारी चीजें, हमारा ज्ञान का भंडार है सब कुछ, लेकिन हम समय के साथ उसको भूल गए। और जब भूल गए तो हम अपने आप को भी भूल गए, क्योंकि हम लोग इस देश को जो कहते थे कि इस देश में राजन की देवाल के लिए स्थानीय दुनिया के भारत भूमि भाग, जहाँ पे देवी देवता भी पैदा होने के लिए तरसते थे, वो देश जब अपने आप को भूल जाएगा तो देवी देवता कहाँ से तरसेंगे? नहीं तो अगर राम को जन्म लेना था, कृष्ण को जन्म लेना था, बुद्ध को जन्म लेना था, इतने सारे हमारे ऋषियों मनुष्यों ने ये धरा, इस इतनी ज्यादा समृद्ध धरा है, यहाँ पे इतने सारे लोग आए, इतना सारा ज्ञान का भंडार छोड़ गए, लेकिन जब हम अपने आप को भूल गए तो वो आना बंद कर दिया। लेकिन एक बार दोबारा फिर से हम जग पड़े,
एक बार दोबारा भारत का नया उदय हो रहा है, एक नए भारत का उदय हो रहा है। आपने देखा पिछले 8 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के या हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश को उस पुरातन संस्कृति, ये धर्म नहीं है, ये रहने का तौर तरीका है, ये हमारा सनातनी जो धर्म नहीं बल्कि सनातनी हमारा जो रहने का तौर तरीका है, उस तरीके को एक बार दोबारा फिर जगाने की कोशिश है। एक बार दोबारा फिर से हमारी जो चिकित्सा शास्त्र में हम आयुर्विज्ञान को भूल गए, आयुर्विज्ञान के बारे में कुछ सोचता नहीं, आयुर्वेद को कुछ सोचता नहीं। अब आज आयुर्वेद, जब ये कोविड काल आया तो कोविड काल में एक पूरे सुदृढ़ चट्टान के तौर पे खड़ा हुआ पूरे देश को मदद कर रहा था आयुर्वेद। आज इस देश की जो विधा हमारी योग, अभी थोड़े दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, पूरे दुनिया में होता है। आप देखिए योग आज पूरी दुनिया में योग को लोग मान रहे हैं। हम खुद भूल गए थे, लेकिन अब जब एक बार दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको यूएन में जाकर डिक्लेयर किया, आज पूरी दुनिया, आज हमारे योग के शिक्षक तमाम सारे जगह जा रहे हैं। ऐसे जैसे हमारे संस्कृत के बारे में जो हमारी जो रिसर्च विदेशों से आकर के वहां पे वापस हमारे तक होगी, हम उसको रिसर्च करें, हमने पैदा किया और हमारी चीज को कोई और ले जाकर के रिसर्च करे, फिर वापस हमको लगे। ये आप जिस काम में लगे हैं उस काम को बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप दोबारा इसको जगा सकते, इस हमारी संस्कृति को दोबारा ताकत दे सकते। जब कोई संस्कृत पढ़ता तो समझता है कि केवल वो पूजा अर्चन करने के लिए ही संस्कृत पढ़ता है, वो केवल जो है पुरोहित का काम करने के लिए नहीं। संस्कृत तो एक वैज्ञानिक भाषा, अगर सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा अगर कोई कहे तो हमारी संस्कृत की भाषा सबसे संतुष्ट भाषा, और वो पूरी ज्ञान का भंडार है। तो आप वहां पे जितने ही हिलकोरे लेंगे, जितने ही लहरे घुसेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि दुनिया के लोग आज हमारी चीजों पे, बाहर के लोग तमाम सारे रिसर्च करते हैं, उसे नई चीजें निकालते, हम क्यों नहीं उसको करें। एक बार दोबारा ये मौका आ गया जब हम इसको सोच सकते। लेकिन ये करने के लिए हमें एक सामान्य हर कोई हमको इसको इज्जत नहीं दे। हमें इज्जत हम क्यों नहीं देते? क्योंकि हम इसको इतना क्लिष्ट कर दिए, इतना मुश्किल कर दिए कि लोग संस्कृत के नाम से डर जाते हैं। अगर संस्कृत को हम आम लोगों के बीच में पॉपुलर करें तो आप लोग कर सकते हैं, हमारे प्राचार्य, हमारे आचार्य, आप लोग इसको पॉपुलर कर सकते हैं। कैसे पॉपुलर कर सकते हैं? एक पॉपुलरिटी तो है हमारी जो पुरोहित का जो है वो तो है ही, जिसका अब आजकल शॉर्टकट निकल गया, बहुत सारे उसके शॉर्ट फॉर्म में भी बहुत सारी चीजें होने लगी। लेकिन उसके अलावा हमारा आचार विचार व्यवहार, जैसे कि जगह जगह आप उदाहरण देते हैं, तमाम सारे मुहावरे कहते हैं, तमाम सारे कथानक कहते हैं, तमाम सारी कथाएं कहते हैं, कि हम उन चीजों को इतनी सारी हमारे जीवन पद्धति के बारे में, जीवन रहने के तौर तरीके के बारे में, हर एक संबंधों के बारे में, रामायण और कुछ नहीं, रामायण हमारा जो पूरा का पूरा केवल हमारे जितने भी रिश्ते वो सारे के सारे रिश्ते, इसलिए भगवान राम जो है रिश्तों के पराकाष्ठा है। उन सारे रिश्तों को डिफाइन किया, सब चीज को बताया, हर मौके के लिए, भाई भाई में, दोस्त दोस्त में, पिता पुत्र में, माँ बेटे में, हर एक रिश्ते को, हर एक गुरु शिष्य के बीच में, शिष्य शिष्य के बीच में, हर एक उनके प्रति सब कुछ बनता। महाभारत तो हमारे जितने सारे ग्रंथ हैं, उनसे कितनी सारी चीजें हम लोग निकाल करके आम भाषा में लाते हैं, और छोटी छोटी शक्तियों के माध्यम से छोटी छोटी चीजें लोग उदाहरण दें, संस्कृत के 2-2, 4-4 शब्द सब आपको दुनिया में दिखती है। सूत्र अगर कहीं पे सूत्र है तो संस्कृत में सूत्र और कहीं भी नहीं है। या तो फॉर्मूले होते हैं साइंस के, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, या संस्कृत के फॉर्मूले होते हैं। तो ऐसे हम क्या छोटी छोटी चीजें बना नहीं सकते? क्या हम ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं बनाते? लोग उदाहरण दे तो एक संस्कृत का श्लोक कोई सबको उदाहरण दे, जब कभी कोई बोलता तो उसका कितना विद्वान आदमी। अगर इस विद्वान चीज को हम लोग आम कर दें तो देखेंगे कितनी ज्यादा देश में इसकी अगर आप इसको अगर आसानी लाए, और उसको करने के पहले सबसे पहले तो ये होगा कि हमें, अगर कोई भी हमारी इज्जत तब कर सकता है जब हम अपने उसकी इज्जत। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक
कॉन्फ्रेंस की आयुर्वेद के बारे में। उस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक बड़ी उनसे छोटी सी बात की, आपको देखने में छोटी लगेगी लेकिन बात बहुत बड़ी है। आप जो वैद्य जी लोग होते हैं उनसे पूछे कि आपका नाम क्या, तो बोले कि डॉक्टर सोएंसो, डॉक्टर सोएंसो, डॉक्टर शिवानंद द्विवेदी, डॉक्टर सोएंसो उपाध्याय, सोएंसो सिंह, डॉक्टर कहेंगे। वो वैद्य नहीं करते, तो उनको वैद्य कहने मुझे बुरा लगता, मुझे छोटा लगता। आप जिस दिन वैद्य कहना चालू करेंगे, आप देखिए वैद्य आपका बहुत आगे बढ़ेगा। पहले तो आपको नहीं करते, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे वैद्य का इतना बड़ा ज्ञान था, तो लाइन हमारे दोष और किन दोष को हम किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं, और कैसी बहुत सारी चीजें जो प्रकृति ने दे रखी, उस प्रकृति से हम आपका उपचार कर सकते हैं। कितनी मुश्किलात में अगर आप पढ़े पहले जो हमारे चरक के और जो धने पारे हमारे एक से एक पारंगत आयुर्वेद के विद्वान हुए हैं, उनका जो अगर पढ़े तो किस प्रकार से वो सब चीजों को कर लेते हैं। ऐसी संस्कृत को जब हम कहते हैं तो संस्कृत केवल रोहित के रूप में नहीं, बल्कि संस्कृत तो खजाना है। उस खजाने से जिस खजाने के जिस अंग को निकालेंगे वो उतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपको स्वयं इज्जत करना पड़ेगा। हम संस्कृत आप कराए कि मैं आचार्य हूँ, मैं शास्त्री हूँ, मैं विशारद हूँ, मैं ये हमारी जो ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे आप अपनी इज्जत करना चालू करेंगे, देखिए दुनिया आपकी बहुत सारी इज्जत करना प्रारंभ करेगी। और आज देश जग चुका, और मुझे लगता है कि जिस दिन हम अपने आप से दूर हो जाते हैं उतनी ही ज्यादा पिछड़े जाते हैं। जब हम अपने आप से नजदीक होते हैं तो उतनी ज्यादा आगे, हमको तो ताकत अपने से मिलती है। तो ये सनातनी ताकत जो हमारी, जो सनातन की ताकत है, वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान, वैदिक शास्त्र, वैदिक दर्शन, ये जो हमारी जो ताकत है, उस ताकत को हम अगर एक बार बाहर कर देंगे, देखिए हमारे देश की ताकत तो कितनी गुनी बढ़ जाएगी, अपरंपार हो जाएगी। तो जो संस्कृत दिवस आप मना रहे, संस्कृत दिवस में मैं आपसे यही बात कहूंगा कि संस्कृत के ऊपर आप गर्व करें। और ये संदेश भगवान ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है कि आप संस्कृत भाषा को साध रहे हैं, और संस्कृत भाषा को साध करके उससे सिद्धि प्राप्त करने वाले, और वो सिद्धि भारत के नए भारत के उदय के लिए बहुत आवश्यक है। आप रास्ता निकालिए, देखिए कि कितनी सारी नई नई चीजें, रिसर्च के विषय आप निकाल सकते हैं संस्कृत के माध्यम से। अगर आपको ज्ञान हो, मैं तो अभी सोचता हूँ कि मैं भी घुसना चाहता हूँ इसमें, वक्त नहीं मिलता। आप लोगों को मैं सुन रहा था संस्कृत में, समझ में तो बड़ी आ रही थी क्योंकि बचपन में संस्कृत पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि कभी मैं भी इस भाषा में घुसूँ और घुस करके मैं भी उसका इंजॉय करना चालू करूँ। एक बार जब आप किसी में बात करेंगे साइंस, इस चीज के लिए मैं सोचता हूँ कि संस्कृत का जो आपको, और इसीलिए मैं सोचता था कि 400 बच्चों को मैं एक साथ प्रणाम करना चाहता, लेकिन वो सारे बच्चे यहाँ नहीं है, इसलिए आप मेरे बात में यहाँ से आप सब तक मेरा अभिनंदन उन सारे बच्चों को जो इस देश को जगाने में, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए। और मैं उनसे कहूँगा कि आप अंदर घुसिए और गहराई में घुसिए और ज्यादा पढ़िए, और पढ़ करके निकालिए जो चीजें आप ज्ञान नहीं है लोगों को। आज ज्ञान नहीं, बहुत सारी आप देखेंगे कि कितने सारे, अगर आप जो हमारे समकालीन जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत सारे आप साहित्य को पढ़ें, तो बहुत कुछ साहित्य हमारे संस्कृत साहित्य से निकला हुआ है। आप पढ़ के देखिए तो उसमें बहुत सारी बातें हमारे संस्कृत साहित्य से निकली, तो वो लोग पढ़ते थे, उस जमाने में पढ़ते थे। अब हम लोग धीरे 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 करके अंग्रेजी एजुकेशन के हिसाब से अंग्रेजी को हमने इतना बड़ा ऊंचा कर दिया कि ऐसा नहीं मैंने कहा था कि अंग्रेजी में नहीं जाना है, हमें हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी में पारंगत होना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा में सबसे ज्यादा पारंगत। हमारी मूल भाषा, हमारा मूल भाव में तो संस्कृत नहीं, बाकी सारी हमारे देश की भाषाएं निकली है। तो आज जो संस्कृत दिवस है, ये संस्कृत एक गर्व करने की बात है। इस देश के लिए आप जो काम कर रहे हो बहुत बड़े गर्व की बात है। इसके लिए मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ, आप सबको मैं बधाई भी देता हूँ, और ये आपसे इच्छा करता हूँ। आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हमारा हर घर तिरंगा के बारे में। हर घर तिरंगा, आपको मालूम होगा कि आजादी का अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2021 में शुरू किया, अहमदाबाद से इसको जो है साबरमती आश्रम से शुरू किया, और ये अमृत महोत्सव 75 सप्ताह का ये 2023 के बाद। इस 75 सप्ताह के दौरान हमें याद करने की बात है 4 बातें।
सबसे पहली उन लोगों ने जिन्होंने हमें देश को आज़ादी दी, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। जैसे आज सुबह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी वहाँ कार्यक्रम में था काकोरी में, आप सोच सकते हैं कि 4 लोगों ने बलिदान दिया अपना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां और कौन सिंह, ये 4 लोगों ने अपना जान बलिदान दिया। 40 से ज्यादा लोगों को, किसी को आजीवन कारावास, किसी को 10 साल का कारावास, इतनी सारी उनको सारी की सारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू किया कि हम देश को आजाद करेंगे, और आजाद करने के लिए सहारनपुर से 8 डाउन एक्सप्रेस लखनऊ आ रही थी, उसमें खजाना आ रहा था, राज्य का खजाना आ रहा था, उनका खजाने को लूटेंगे। वहां पर उन्होंने चेन खींचा, उसे 12 और मार के उसमें उन्होंने खजाने को लूटे। इस बात की चिंता नहीं थी कि हमें अंग्रेज हुकूमत इतनी शक्तिशाली हुकूमत है, हमको जो फांसी की सजा दे देगी, हमें आजीवन कारावास करेंगे, उसको कोई परवाह नहीं जो आज़ादी के दिवाले पर। तो वैसे ये जो लोग थे, ऐसे तमाम सारे लोगों ने जो देश में बलिदान किया, जाने न जानने वाले तो थोड़े जिनको आप जानते हैं, ऐसे तमाम सारे जाने लोग हैं जिन्होंने बलिदान किया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपनी नौकरी, अपनी नई शादी के लिए, शादी के बाद परिवार को छोड़ करके निकल गए, नया व्यवसाय शुरू किया था उसको छोड़ के निकल गए, बहुत सारी चीजें, अपनी पूरी जिंदगी को कम कर दिया, लाइफ को। भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, इतने सारे लोगों ने पूरे देश के लिए बलिदान किया, उनको याद करने का वक्त है। आजादी का महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव इसके लिए भी हमारे लिए आवश्यक है कि हम सोचे कि हमने इतने सालों में क्या किया। आजादी के बाद हम आजाद हुए, समाज में कुछ भी नहीं। इन 75 सालों में हमने क्या किया, कैसे कैसे न करें, इसकी हम समीक्षा करें, इसको हम गर्व भी करें, इसकी समीक्षा भी करें। आजादी का अमृत महोत्सव एक संकल्प लेने का भी है कि हम आगे क्या करने वाले, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अमृत काल कहा कि 75 साल बाद 100 साल मनाएंगे 2047 में, ज्यादा वक्त नहीं, केवल 25 साल। इस 25 साल में हम देश को कहाँ ले जाने, उन संकल्पों को भी निर्णय लें और संकल्प को लेकर के उसके तहत आगे बढ़े। हम सोच सकते हैं कि 25 साल के बाद क्या देश में सब कुछ संकट हो सकेगा? क्या एक सर्टन, अगर आप ये इस बात को अगर पूछते अमृत काल में, क्या संकट लोगों तक ऐसी हो जाएगी, जो मैं बात कर रहा हूँ, लोग समय जगह जगह पर उदाहरण देंगे, जैसे कि मुहावरे को उदाहरण देते हैं, कि मदनती को कह देते हैं, कथा को कह देते हैं, क्या उन संस्कृत में बोल पाएंगे? अगर बोल पाएंगे तो उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी? अगर हम इसको सोच लें तो सोचने के लिए, हम उसको करने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को हम करने। हो सकता है कि हम उसमें 2047 में ना हो, लेकिन हम उस 2047 को सोच करके आज हम काम कर सकते हैं। और चौथा, एक जन भागीदारी, क्योंकि पूरा देश लोगों से चलता है, ये जनतांत्रिक व्यवस्था है, तो हर कोई इसका अंग बने। इस आजादी के अमृत महोत्सव में ये जो 11 से 17 तारीख का डाला गया, इसके बीच में 15 अगस्त सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन 75 साल पूरे थे। इसके लिए पूरा एक सप्ताह 11 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख तक लगातार पूरा आजादी का अमृत महोत्सव, इसका जो है स्वतंत्रता 75वीं स्वतंत्रता दिवस सप्ताह, ये पूरा मनाया जाता है। उसमें 13 से, इसमें तो आप प्रभात फेरी, ये जो चारों बातें मैंने की, उसके लिए आप बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन 13 से 15 के बीच में हर घर तिरंगा। तो तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी आन बान शान सब कुछ। हम सबको एक तिरंगा कहीं फहराते हैं, पूरे देश की पहचान हो जाती है हिंदुस्तानी। एक देश से दूसरे देश का फर्क, ये हमारा तिरंगा करता और कुछ नहीं। इस तिरंगे, जिसके लिए, तिरंगे के लिए जो लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया, तिरंगे के लिए, जो कि आज आपको कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था, 22 स्वर्ण पदक में मिले, 22 16 रजत पदक मिले हमें, 23 समय जो है कांस्य पदक मिले, 61 पदक मिले, दुनिया में 4थे स्थान पे। और हर के बाद जो हमारा तिरंगा फहराता था, हमारा खिलाड़ी, हमारा जो खिलाड़ी था, उसके सीने उसके नहीं बल्कि पूरे देश के सीने खुल जाए। सब कोई गर्व करता था कि देखो हमारा बच्चा जो है आज वहाँ पे तिरंगा फहरा रहा, और वहाँ पे राष्ट्रगान, जनगण मन का वहाँ पे गान हो रहा। ये तिरंगा का आर बार साल है देश का। उस तिरंगा को हर घर में फहराना। आप कहेंगे हम तो हॉस्टल में, हम कहते हैं हर हॉस्टल के हर कमरे में फहराना।
और इसके लिए आपको तिरंगा के बारे में एक कानून है, लेकिन उस कानून को भारत सरकार ने रिलैक्स किया ताकि ये जन का तिरंगा हो जाए। केवल सरकारी तिरंगा नहीं कि सरकारी दफ्तरों में केवल वो झंडा फहराने का 15 अगस्त 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वो न होकर जन का तिरंगा हो जाए। तो उसको आप तिरंगे को आप सीधा भी लगा सकते हैं, आप टेढ़ा भी लगा सकते हैं, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, बस जमीन पर नहीं लगा सकते। उसको जमीन को पानी को नहीं छूए। आप अपने खिड़की में बांध सकते हैं, अपने ऊपर छत पे बांध सकते हैं, कहाँ जाए वहां बांध सकते हैं और बांधिए और उसको नमस्कार करिए, उसको सलाम करिए, उसको जो आप अभिनंदन करिए। ये तिरंगा हमारे देश की शान है। ये कहीं दुनिया में फहराता है तो बताता है कि ये हिंदुस्तानी है यहाँ। और आप हॉस्टल में तो करेंगे, लेकिन आप साथ ही साथ अपने घर को, परिवार को, जानने वाले स्वजन परिजन जो भी आपके हो, सब तक इस मैसेज को पहुंचाइए कि तिरंगा हमें फहराना है। और इसीलिए सरकार ने जो तिरंगा नॉर्मली पहले केवल खादी में होता है, हैंड स्पन होता है, आज से तिरंगे को बना सकते थे। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। अगर उसका आप अवहेलना करेंगे तो आपको कानून में अपराध है और उसके लिए आपको सजा मिल सकती है। लेकिन अब किसी भी प्रकार के कपड़े में आप अभी देखा हमारे यहाँ साहब ने जो तिरंगा लाया, ये तो जो है पॉलिस्टर का है, तो पॉलिस्टर में हो सकता है, आपका मशीन वोवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस उसके लिए केवल है कि तिरंगे का एक आकार प्रकार है कि 3/2 होगा, ऊपर अलग कलर केसरिया कलर होगा, बीच में सफेद कलर होगा, नीचे आपका हरा कलर होगा, बीच में आपको बीच आपकी जो हमारे चक्र होगा, चक्र में इतनी पीली होगी। ये सब सारी चीजें निर्धारित है, उसको नहीं बदलना, अदरवाइज आप कुछ नहीं बदलना। तो ये तिरंगा हमारे 75 साल का तिरंगा जो फहराना 13-14 बच्चों को मैं समझता हूँ कि आप और आपके माध्यम से हजारों लोगों तक ये मैसेज पहुंचा था कि घर में तिरंगा फहराना। और फहराना ही नहीं है, मैं तो ये भी कहूंगा कि जो 15 तारीख के बाद आप तिरंगा को उतारें, आप उसे सहेज के अपने घर में रखिए। आज के 25 साल बाद आप याद करेंगे कि ये तिरंगा हमने फहराया था 75वें साल में, अभी से 100 सालों द्वारा फहराया। तो ये 75 साल वाला तिरंगा जब आप देखते हैं कि जब क्रिकेट का जो विकेट कीपर जो होता है, अगर स्टैम्प किया उसे 5 स्टैम्प करते, जब खत्म होता है तो उसको विकेट लेके जाता है। बैट्समैन जो होता है वो सेंचुरी मारता है, उसको विकेट को लेके जाता है। बॉलर जो है अगर वो उसमें 5 विकेट ले ले तो बॉल को लेके जाता है, उसको याद करता है कि देखो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बॉल है। या लोग शादी ब्याह करते हैं तो शादी ब्याह में शादी का सेहरा, शादी की जो चुनरी लोग रख लेते हैं, बच्चे ने छठियार करते हैं तो बच्चे का छठी का कपड़ा रख लेते हैं ताकि वो बाद में उसको याद करें। जब बच्चा बड़ा होगा तो याद करें देखो तुम्हारा ये छोटे से छठियार का तुम्हारा कपड़ा है। ऐसे ही हमारे 75 साल वाला तिरंगा भी सहेज के रखने वाली बात है, या किसी अपने पास रखें ताकि बाद में आप याद करेंगे। ये जब देश 75 साल में रहा था, मैं जब याद करता हूँ कि जब मैं 50 साल में रहता मैं आगरा में कलेक्टर हुआ करता, मेरे पास नहीं रखा, अगर होता तो आज में दिखा देता कि देखो ये 50 साल वाला तिरंगा मैंने आगरा में कलेक्टर था फहराया। लेकिन आज 75 साल वाला फहरा के हम रखेंगे तो उसको आगे याद रखेंगे।